गॉड विल नेवर गिव यू एनीथिंग यू कांट हैंडल। जिंदगी का नाम है संघर्ष। लाइफ में कई तरह की डिफिकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम उनके आगे घुटने टेक दें, हार मान लें, ये हमारी गलत अप्रोच है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस यानी कि एक तरह की मेंटल सफरिंग, मेंटल एंग्विश या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन। कई लोग इसको बाकी नेगेटिव थॉट्स के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशनल डिस्ट्रेस क्या है, आज ये जानेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लाइफ कोच महेश शर्मा जी। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे, आदमी कब और कैसे इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाता है। जिंदगी की राहों में होते हैं कई उतार चढ़ाव। हर कोई इस सफर में जल्द हासिल करना चाहता है मुकाम। कुछ इस मकसद में होते हैं कामयाब, तो कई रह जाते हैं नाकाम और निराश। जब इच्छा के अनुसार नहीं मिलती सफलता, तो हम होते हैं इमोशनली डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस एक ऐसी स्टेज जिसमें होती है मेंटल सफरिंग और एंग्विश। इंसान के अंदर घर कर जाते हैं अनप्लेजेंट रिएक्शंस जैसे ग्रीफ, एंजाइटी, वरी, शॉक और इंडिग्निटी। नतीजा जिंदगी में आ जाता है एक ठहराव, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड वेट फ्लक्चुएशन, डिफिकल्टी इन एंगर कंट्रोल, ऑब्सेसिव बिहेवियर इमोशनल डिस्ट्रेस के कारण हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है प्रोफेशनल काउंसलिंग। लाइफ में पॉजिटिव बिहेवियर और फैमिली सपोर्ट से आसान होती है जिंदगी की राह। वाकई वो लोग बहुत ही बहादुर होते हैं जो स्ट्रेस के समय में, परेशानी के समय में, यानी कि ट्रबल के टाइम पर भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं और डिस्ट्रेस से स्ट्रेंथ हासिल करते हैं। ये आप भी कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे। महेश जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, कई लोग स्ट्रेस को इमोशनल डिस्ट्रेस से जोड़कर देखते हैं। ये बेटर एक्सप्लेन कीजिए कि आखिरकार जो इमोशनल डिस्ट्रेस है ये है क्या। देखिए, स्ट्रेस और इमोशनल डिस्ट्रेस के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि इमोशनली जो डिस्ट्रेस बंदा है वो अपने आप को अकेला, घुटा हुआ और सफोकेटेड महसूस कर रहा है, जबकि जो स्ट्रेस्ड है वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी चीज़ के अपने आप को बोझ के तले दबाव में मान रहा है। तो एक इमोशनल डिस्ट्रेस आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई में पहुंच चुका है उस स्ट्रेस के जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। बट स्ट्रेस की एक एडवांस स्टेज आप इसको मान सकते हैं कि जब स्ट्रेस बहुत लंबा चल जाता है तो एक्चुअली में वो इमोशनल डिस्ट्रेस का रूप ले लेता है। जी, तो आदमी कब और कैसे इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है? ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं लाइफ में? कुछ क्या अपना कोई अगर चहेता आदमी है वो आपसे दूर चला जाए तो आप इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हो, या फिर लाइफ में अगर आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है तो भी क्या आदमी इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाता है? देखिए, इमोशनली डिस्ट्रेस होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास तरह के ऐसे टेम्परामेंट या पर्सनैलिटीज होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। खासतौर पर जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, यस, उनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, बिकॉज वो लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, बहुत डीप में जाते हैं और वहां पर उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सामने से रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो जो वो जिंदगी से चाह रहे हैं वो जिंदगी उन्हें नहीं दे रही, उन्हें ऐसा लगता है, तो वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मोड में आ जाते हैं। जब आप सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मोड में आ गए तो बार बार आपको ये लगता है कि आपकी वजह से ही ये हो रहा है जी, आपकी वजह से ही आपको सही जॉब नहीं मिल पाती, आपकी वजह से ही आप बार बार जॉब से बाहर निकाले जाते हो, आपकी वजह से आपके फ्रेंड्स नहीं बनते, आपकी वजह से ही घर में परेशानी होती है। जब टोटल ब्लेम आपका अपने ऊपर आ जाता है, देन यू आर गोइंग इनसाइड दैट इमोशनल डिस्ट्रेस एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन बेसिकली। जी, तो यानी कि कुल मिलाकर जब आदमी खुद हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करे, हर चीज के लिए वो ये कहे कि उसकी वजह से गलती हो रही है, वो एक ऐसी स्टेज होती है जब आदमी कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाता है। मानसिक रूप से वो कितना कमजोर हो जाता है इस सिचुएशन में? क्या वो कोई फैसले ले पाता है उस स्टेज में? देखिए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है मानसिक रूप से, क्योंकि इस समय आप ये मान के चलें कि इमोशंस हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसको नॉर्मली आजकल हम वीकनेस के तौर पे देखते हैं। आपने देखा होगा कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, इमोशनल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। कॉर्पोरेट में हम देखते हैं कि इमोशंस को बहुत पीछे रखा जाता है, जबकि असल बात यह है कि जो आदमी इमोशनली वीक है वो फिजिकली कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसकी स्ट्रेंथ काउंट नहीं होती। आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि प्लेयर्स फुटबॉल के मैदान के ऊपर खेलते खेलते कोलैप्स हो गए एंड दे डाइड, बिकॉज मे बी दे आर फिजिकली फिट बट इमोशनली दे आर डिस्ट्रेस्ड। सो अंदर से जो दीमक की तरह खाता है,
दैट इज इमोशनल डिस्ट्रेस। तो जब जब वो लोगों के साथ होता है वो अंदर से कमजोर होते जाते हैं। उस टाइम पे डिसीजन लेना तो दूर की बात है, वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाते। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, और उनको तो पड़ती है, साथ में उनके परिवार को और उनके जो साथ में रहने वाले हैं उनको स्पेशल हमें काउंसल करना पड़ता है कि आप इनके साथ कैसे ट्रीट करें। बिल्कुल, यानी कि अगर इमोशनली डिस्ट्रेस कोई हो जाता है तब आगे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, आदमी डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। और जैसा कि महेश जी ने बताया, जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं वो इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों से मिलें, बात करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अपने दिल में ना रखें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स आपको अंदर ही अंदर कमज़ोर बना देती है और आप इमोशनली काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं, आप परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। इतना ही नहीं, पर्सनल लाइफ भी खराब होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी खराब होती है। किस तरह से आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पेनफुल ये होता है महेश जी कि जब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी उस आदमी की मदद नहीं कर पाते हैं जो इमोशनली डिस्ट्रेस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कैसे वो हैंडल करे जो आदमी इमोशनली डिस्ट्रेस हो चुका है। देखिए, ये सिचुएशन जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि जो शख्स इस चीज़ से गुजर रहा है उसकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जो फैमिली मेंबर्स को लगता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसको उस चीज़ के लिए मना करते हैं जी। वो जितना उसको मना करते हैं उतना वो सेल्फ क्रिटिसाइजिंग बढ़ जाती है, उतना वो अपने पर ब्लेमिंग शुरू कर देता है, और वो एंगर के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में, और कह सकते हैं काम को टाल मटोल करने की स्थिति के रूप में बाहर निकलती है, जिससे परिवार में और एक डिस्ट्रेस क्रिएट होता है और लोगों को ये समझ नहीं आता कि आखिर इसको हैंडल कैसे किया जाए। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मोड, सेल्फ ब्लेम से बाहर आना होगा, तभी हम बच सकते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस होने से। हमारे साथ शंभू जुड़ रहे हैं। शंभू, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शंभू। सर मेरी क्वेश्चन था सर, मेरे गैस और कब्ज बहुत बनता है। शंभू, हम आज इस शो में हम बात कर रहे हैं इमोशनल डिस्ट्रेस की। आप बाकी किसी शो में जिसमें हम आयुर्वेद एक्सपर्ट से साथ डिस्कस करेंगे उसमें आप बात कर सकते हैं, इस समस्या का आप समाधान हासिल कर सकते हैं। आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इमोशनली डिस्ट्रेस होने की जब हम यहाँ बात करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि आदमी इसे कहता है कि एक तरह का स्ट्रेस है, लेकिन अगर ये इमोशनल डिस्ट्रेस लंबे वक्त तक रहे तो फिर कहीं ना कहीं आदमी धीरे धीरे आइसोलेशन की तरफ बढ़ता है, फिर आगे डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो ये स्टेज कैसे डिफाइन की जाए, कैसे पता चले कि अब ये स्ट्रेस के बाद इमोशनल डिस्ट्रेस है और आगे ये डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, वैसे तो ग्रेजुअल शिफ्ट है ये। जैसे जैसे आपको लगता है कि वो शख्स पहले बहुत खुश था, कई बार आप देखते हो कि पहले बहुत हंसता था, बात करता था, अचानक उसकी बात करना और हंसने की कमी हो गई है, तो उससे आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए, खासतौर पर फैमिली मेंबर्स को ये पता लग जाना चाहिए कि कुछ कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो चुकी है इमोशनल डिस्टेंस की। कुछ ऐसी अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस हैं जिसको स्पेसिफिकली कहा जाए तो ऐसी कुछ इमोशंस है जिसका रिजोल्यूशन उसको नहीं मिल रहा है, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और वो अंदर ही अंदर घुमड़ रही है। उस टाइम पर उससे कम्युनिकेशन बनाना बहुत जरूरी है, और होता उसका उल्टा है कि उसी टाइम पर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, और जितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता जाता है उतना ज्यादा वो आइसोलेशन में जाता है। और आइसोलेशन इसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी कि वहां पर उपजाऊ भूमि है। जितना आप आइसोलेशन में जाएंगे उतना अपने बारे में गलत सोचेंगे, उतना ज्यादा आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे। तो आइसोलेशन से बाहर निकलना है, लेकिन वो खुद नहीं निकल पाता और फैमिली मेंबर भी हेल्प नहीं कर पाते, बड़ी डाइसी सिचुएशन हो जाती है। जी बिल्कुल, तो बेहद जरूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। आइसोलेशन में आदमी तब भी चला जाता है जब उसे अपनों से सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आपका कोई अपना है जो कि इमोशनली डिस्ट्रेस हो चुका है, परेशान रहता है, मेंटल सफरिंग में है, तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको उस स्टेज से बाहर लाएं, उसको सपोर्ट करें, उसकी परेशानी में उसके साथ खड़े रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम ये जानेंगे कैसे हम इमोशनल डिस्ट्रेस होने से बच सकते हैं। कई मोटिवेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि कुछ थेरेपीज होती हैं जिससे कि आप इमोशनल डिस्ट्रेस अगर हैं तो ठीक हो सकते हैं। वो थेरेपीज क्या हैं ये भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी में हर आदमी कभी ना कभी इमोशनली डिस्ट्रेस होता है। तब यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं कि आप उस स्टेज से बाहर निकल आए। कई लोग इमोशनल डिस्ट्रेस होने पर डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोग उस सिचुएशन को काफ़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं और उससे बाहर आ जाते हैं। तो महेश जी, कहीं ना कहीं जो हमारी विल पावर है अगर वो स्ट्रांग है तो शायद वो हमें जो रोड टू रिकवरी है उस तरफ ले जाए।
देखिए, विल पावर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहा है, और ज़्यादातर जो बिहेवियर स्पेशलिस्ट हैं वो विल पावर को दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो एक उस इंसान के अंदर अपनी पावर होती है, दूसरा एक टाइम लिमिट होती है। एक टाइम होता है जिसके अंदर वो चीज़ आ रही है, अगर उस टाइम को हैंडल कर लिया जाए तो टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। ओके। वो टाइम निकलते ही आपके जो वो फेज है वो निकल जाएगा, और वो विल पावर आपको बिल्कुल, कहते हैं कि कुछ जो जख्म होते हैं वो समय के साथ भर जाते हैं, तो यानी कि कुछ टाइम भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे साथ अजय जुड़ रहे हैं कॉलर। अजय, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ सर, जी पूछिए अजय। मेरा सवाल है कि इमोशनल डिप्रेस जी और ये फ्रस्ट्रेशन, जी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? और आज के समय में जो भ्रष्टाचार की एक समस्या है गवर्नमेंट ऑफिस में, और अपने से बड़े पदाधिकारी से यदि किसी कर्मचारी को डर नहीं लगता है जी, तो इसका व्याख्या दूसरे तरीके से इन सब चीजों से जोड़ करके देखा जाता है। तो इससे बचने के लिए और इस दोनों चीज में क्या डिफरेंस है, तो इस पर जरा मार्गदर्शन आप करना चाहेंगे। चलिए अजय जी, पहले तो हम इसी बात पर यहाँ पर जोर देंगे कि आखिरकार क्या है इमोशनली डिप्रेस होना और साथ ही फ्रस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। देखिए, जितनी भी अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस हैं जिसमें फ्रस्ट्रेशन भी एक शामिल है, उन सब का आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में जो होल्ड है, अगर कोई भी अनरिजॉल्व इमोशन है तो उससे आप इमोशनली डिस्ट्रेस हो सकते हो। फ्रस्ट्रेशन भी उसका एक पार्ट है। अगर फ्रस्ट्रेशन आपको एक दो चीज से हो रही है, कुछ टाइम के लिए है, दैट्स परफेक्टली ओके, हर किसी के साथ होती है। लेकिन अगर लगातार वो फ्रस्ट्रेशन चल रही है तो इसका मतलब आपकी सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो रही है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, बार बार आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं, बार बार आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आई एम नॉट वर्थ इट। ये जो चीज है ये आपके अंदर दोबारा से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर रही है, जिससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है। सो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फ्रस्ट्रेशन आपको ले जाएगी इमोशनल डिस्ट्रेस की तरफ। तो फ्रस्ट्रेशन अगर लंबे समय चलती है तो इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है। जी। सेकंड चीज अजय जी ने कुछ पूछी थी एक। जी, उन्होंने करप्शन से जुड़ी हुई चीज़ पूछी है कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है और ऑफिस में कुछ ऐसा माहौल है जिसकी वजह से आदमी इमोशनली डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उस स्टेज में क्या करें। देखिए, यहाँ पर अजय जी मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि हमें अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि जब जब हम दूसरों के ऊपर काम करते हैं तब तक हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि आप किसी और को ठीक नहीं कर सकते। अगर कोई भी मूवमेंट आप देखते हैं, कोई भी क्रांति देखते हैं, तो वहां पर वो शुरुआत होती है उसी आदमी के थ्रू और वो फैल जाती है। यहां पर भी आपको अपने ऊपर काम करना है। वो जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, किस तरह से वो आपके ऊपर इफेक्ट ना डाले, आप उस पर काम कीजिए। और धीरे धीरे जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपके चारों तरफ फैलती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप ऐसे ही लोगों को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि यू चेंज एंड सी, जो बाकी लोग हैं वो भी बदलेंगे आपके साथ धीरे धीरे। और यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है, अगर लंबे वक्त तक फ्रस्ट्रेशन रहता है तो फिर इमोशनली डिप्रेस हो सकता है आदमी, इमोशनल डिस्ट्रेस आ सकता है। पटना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, कस्तूरी। कस्तूरी, आपने सवाल पूछ सकते हैं। कस्तूरी, आप पे मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कीजिए जिससे हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। हाँ जी। जी कस्तूरी, बोलिए। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्ते कहूंगी और कहूंगी कि आप लोग का प्रज्ञा जी मैं बहुत भारी हूँ। उन्होंने मेरी बहुत सारी समस्याओं का हल निकाला है। मैं कुछ सपने में पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ, पर बहुत आप इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं एक डिवोर्सी लेडी हूँ, मेरी 2 डॉटर्स थी जी। मेरा 32 की एज में थी तब मेरा डिवोर्स हुआ। मैंने अपने दोनों बच्चे छोड़ दिए थे। 35 में मैंने दोबारा शादी की। लव मैरिज थी, मतलब सेकंड टाइम मेरी। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है पटना में, बहुत पैसा है। तो वो जो सेकंड हस्बैंड थे मेरा, वो प्रॉपर्टी और पैसे की वजह से मुझे एक्सेप्ट किए थे। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। उन्होंने मेरे से शादी की, सब कुछ अच्छा जा रहा था। 6-7 महीने बाद उन्होंने मेरे से कैसे कैसे करके सब प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करा ली और मेरा सब पैसा भी ले लिया, मेरा गोल्ड भी बेच दिया। मैं इतना बड़ा धोखा खाई, लाइफ में पहला धोखा खाई। मेरे पहले हस्बैंड मुझे बहुत मारते पीटते थे, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी बार मैं बहुत सोच समझ के आगे बढ़ी, तो मेरे साथ दूसरी बार भी ऐसा हो गया। आज की डेट में मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे बच्चे, ना मेरे मायका। मेरे को समझ नहीं आता मैं अपनी लाइफ का क्या करूँ। सब कहते हैं कि मतलब मेरे को मेरी बहन लोग, पापा लोग कहते हैं तू सुसाइड क्यों नहीं कर लेती, तू जी के क्या करेगी। पर मैं सुसाइड नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में खुशियाँ आए, कभी तो आए। ना पहली बार आई, ना दूसरी बार आई। मैं अपने जीवन को जीना चाहती हूँ खुशहाली से, पर अब कैसे जीऊँ।
तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। मैं इतनी समझ पा रही, मैं पूछना चाहूंगी मुझे डिप्रेशन से कैसे उभरूं। कस्तूरी, बिल्कुल यहाँ पे सबसे बेहतर बात, बहुत ही अच्छी बात जो है वो ये है कि आपकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। भले ही आपके लोग, कुछ अपने लोग भी जो आपको उकसा रहे हैं गलत रास्ते के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहती, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये बहुत अच्छा है। बाकी क्या आप करें ये हम जानेंगे। महेश जी बताइए। देखिए कस्तूरी, आपको सबसे पहले बताना चाहूँ कि आपके पास जो है आप उसके बारे में सोचें, जो हो गया जो नहीं है उसके बारे में ना सोचें। आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है भगवान की दी हुई जिंदगी। अभी आप जिंदा हैं, अभी आप सोच सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं, अभी आप सुन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। आप आभारी हो सकते हैं उस ऑलमाइटी के जिसने आपको ये दिया है, और किसी भी हालत में आपको ये जिंदगी, अपनी जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है। और दूसरा, जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आई उसको कोई और नहीं समझ पाएगा, ना हम ना आपके साथ रहने वाले कोई। बट यहां से हम आपको सिर्फ एक चीज बता सकते हैं कि लाइफ को, ये लाइफ एक बार मिली है, इस लाइफ को आपने खुद जीना है। अब आप खुद ये सोचें कि आपका ऊपर वाले से कनेक्शन कैसे बन पाएगा, और फिर उसके बाद अपने आप को काउंसल करें, खुद काउंसल करें, और ये देखें कि आप जिंदा हैं तो उस जिंदगी को कैसे आगे पॉजिटिव वे में ले जाना है। यहां से जो हम लोग आपको दे सकते हैं वो होप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी विल पावर, जैसे आपने कहा, बहुत स्ट्रांग है कि जिंदगी को कभी भी जाया मत जाने दीजिए। ये एक बार मिली है, इसका भरपूर फायदा उठाएं और अभी भी आप बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। बिल्कुल, ये रुमिनेट कीजिए, ये सोचिए कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, आगे फ्यूचर कैसे बेटर बनाया जा सकता है, इस पर काम करने की यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको जरूर फायदा होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम जानेंगे आखिरकार कौन सी वो थेरेपीज हैं जिससे कि हम इमोशनल डिस्ट्रेस होने से बच सकते हैं। अगर आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकालते हैं, तो कभी भी आप इमोशनली डिस्ट्रेस नहीं होंगे। कोशिश कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आप इमोशनली डिस्ट्रेस हो रहे हैं, मेंटल सफरिंग है, तो फिर जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके साथ जुड़िए। साथ ही चैरिटी के साथ भी आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप गरीबों की मदद करें, और साथ ही जो आपसे नीचे के लोग हैं, आपसे नीचे तबके के लोग हैं, उनको देखिए, उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लीजिए, और फिर आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बहुत छोटी नजर आएंगी। हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ रही हैं प्रभा। प्रभा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि 3 साल हुए मेरे हस्बैंड नहीं रहे, और मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ के 5 बच्चे हैं, लेकिन मैं 30 साल उनके साथ रही, उनको बड़ा किया और मैरिजेस की। लेकिन अब मैं अकेले, जहाँ मैं हस्बैंड के साथ रहती थी उनकी वहीं रहती हूँ, लेकिन वो मेरे को कोई फेस्टिवल हो, कुछ हो, नहीं बुलाते। मैं अपने आप चली जाती हूँ और बच्चों के साथ बैठ के आ जाती हूँ, और फिर घर आके परेशान होती हूँ। ऐसे 3 साल बीत गए, तो वो नहीं बुलाते किसी भी मौके पे। मैं अपने आप जाती हूँ, मेरे को अपने आप चले जाना चाहिए। उससे मैं बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस हूँ। क्या तो प्रभा, अभी आप क्या अकेले रहती हैं या आपके साथ कोई है फैमिली में जो आपके साथ रहता है? नहीं, अकेली रहती हूँ, हस्बैंड के साथ रहती थी। बच्चे सब मैरिड हैं और अच्छे सेटल्ड हैं। बहुत छोटे थे जब मैं उनके साथ, उनके पापा के साथ ब्याही आई थी, तो उन्हीं को बड़ा करके मैरिजेस की, पढ़ाया लिखाया। मैं अब उनसे इतना मोह हो गया, अब मैं उनके, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है, मैं उनके बिना रह नहीं पाती। जाती हूँ, लेकिन जब बिन बुलाए जाती हूँ तो उनके चेहरों से जज हो जाता है जी कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ जी जी। लेकिन क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, इस केस में तो एक बार पहले भी हमारे पास एक कॉल आया था। इस केस में हम कहते हैं कि आप जाना चाहते हैं तो आप पक्का जाइए उनके पास, क्योंकि आप उनकी माँ हैं और वहाँ आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ जाने के बाद आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको रास्ता निकालना होगा। क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आप किसी ग्रुप के साथ जुड़ें, अपनी कोई मंडली देखें जहाँ पर आप बात कर सकते हैं। क्योंकि बार बार अगर आप उनके पास जाएंगे और बार बार ये चीज़ लेके आएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। तो हम तो आपको ये एडवाइस करेंगे कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको अच्छा नहीं लगता, तो अपना रास्ता कुछ दूसरा देखें, कहीं थोड़ा दिमाग को
अलग रास्ते पे लगाएं। बिल्कुल, आप अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कीजिए, आप क्या बेहतर कर सकती हैं वो सोचिए, आप लोगों से मिलिए, अपने जो दोस्त हैं उनसे मिलिए और उनसे भी हेल्प आप ले सकती हैं। और अब देखिए, जब आप ये जो एक आइसोलेशन का एक चक्र होता है, एक सर्किल होता है, इसको जब आप ब्रेक करते हैं तब आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं और साथ ही आप ये महसूस करते हैं कि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हल्की होती जा रही हैं या फिर जो गर्दिश के बादल हैं वो छट रहे हैं। हम यहाँ पर इमोशनल डिस्ट्रेस होने पर क्या करें इसकी बात कर रहे थे। कुछ थेरेपीज होती हैं, तो उन थेरेपीज से किस तरह का फ़ायदा होता है और वो क्या होती हैं? देखिए, जनरली हम कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है, सुबह उठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं खास तौर पे एक ऐसी थेरेपी की बात करना चाहूँगा जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प की है और बहुत तेज। उसका नाम है EFT। उसको हम बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। स्पेशली वो डिजाइंड है इमोशनल डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए, क्योंकि वो इस तरह से की जाती है कि आप जिस सिचुएशन में हो सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करते हो, जो कि पहला स्टेप है इमोशनल डिस्ट्रेस से बाहर निकलने का। बाकी सब थेरेपीज में आपका ध्यान कहीं और बटाया जाता है, इसके अंदर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको फेस करते हो। तो जैसे ही आप अपने इमोशनल डिस्ट्रेस को फेस करते हो, उसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपके यहाँ से निकल जाए। तो EFT के बारे में आप जाने, चाहे इंटरनेट से जाने, चाहे अपने अड़ोस पड़ोस में देखें और किसी थेरेपिस्ट से मिले। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर कोई ऐसा इमोशनल डिस्ट्रेस पर्सन हमें देख रहा है, तो आप EFT की मदद ले सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में और जगह भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जो और बेटरमेंट के लिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा महेश जी, आजकल की जो लाइफस्टाइल है और साथ ही जो परिवारों का स्ट्रक्चर है, वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज, छोटे परिवार है। आदमी आमतौर पे जब काम के सिलसिले में बाहर आता है तो उसे अकेले भी रहना पड़ता है, उस स्टेज में वो ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाता है। तो आजकल की जिस तरह की लाइफस्टाइल है, क्योंकि कई जगह मैंने भी ये पढ़ा है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर खान पान की आदतें ठीक नहीं है, जंक फूड्स आप ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है, तब भी आप इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हैं। और अगर ऊपर से परिवार वाले भी अगर आपके साथ नहीं हैं तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। तो आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए और कैसे आदमी अपने आप को बेटर रास्ते पर ले जा सकता है जिससे कि इमोशनली डिस्ट्रेस ना हो? देखिए, सबसे पहले आपके अंदर कोई ऐसी अनरिजॉल्व इमोशन अगर है और आपको लगता है कोई फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है या कोई जेलस है, उसको आप क्लियर करें, बिकॉज यही चीज आगे जाके मैनिफेस्ट होती है इमोशनल डिस्ट्रेस के अंदर। हम लाइफस्टाइल की यहाँ कितनी बातें करते हैं कि आपको सुबह उठ के जल्दी उठना चाहिए या लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर वो चीजें हैं तो पहले आप उनको बाहर निकालिए। अगर आप अंदर से क्लियर होंगे, साफ सुथरे होंगे, ईमानदार होंगे और लाइफ को अच्छी निगाह से देख पाएंगे, तो बाहर अपने आप वो मैनिफेस्ट होता है। तो सबसे बड़ा जो चेंज आप लाइफस्टाइल में जो कर सकते हैं वो ये कि अपने आप को बैलेंस रखना सीखिए जी। उसके लिए आप योगा का हेल्प ले सकते हैं, मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, सोशल ग्रुप्स की हेल्प ले सकते हैं। टीवी को कम कर दीजिए क्योंकि उससे बहुत स्ट्रेस वैसे क्रिएट होता है लाइफ में, है और ज्यादा क्रिएट हो जाता है। टीवी को कम कर दीजिए और अपनी रीडिंग की हैबिट्स को बढ़ा दीजिए। रीडिंग की हैबिट बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों से बाहर निकलने में, क्योंकि हमें डिफरेंट लोगों के माइंडसेट का पता लगता है। और आप एक बुक को जिन्होंने 30 साल में लिखी है, आप उनको 2 घंटे में पढ़ सकते हो जी। तो वो एक्सपीरियंसेस आपको इन चीज़ों से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। महेश जी, आपने तमाम जानकारियां दी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो लाइफ में आप तभी अच्छे चेंजेस ला पाएंगे जब आप लाइफ की वैल्यू करना सीखेंगे। ये सोचिए कि ये ज़िंदगी बहुत ही कीमती है और इसको यूं ही ज़ाया नहीं होने जाना चाहिए। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव नज़रिया रखें और फिर देखिए जो लाइफ की तमाम प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी।